गवर्नमेंट ने अर्थात भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि भारत सरकार अब जनता के हित में जो संविधान ने उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो काम करने के लिए कहा, जो उनके लिए बंधन कारक है, वो संविधान के निहित जो कार्य करना है वो कार्य नहीं करेंगे। फिर सवाल है, सरकार बनाने के लिए लोगों को वोट का अधिकार दिया, फिर इनको किस लिए चुनेंगे? कुछ लोग बोलते हैं भारत में क्रांति नहीं होती है। भारत में क्रांति इसीलिए नहीं होती क्योंकि एक वर्ग में गुलाम होता तो तुरंत आजाद होते, जैसे व्हाइट ब्लैक। भारत में 6,500 जातियों के टुकड़े में बटे हुए लोग हैं। इतने टुकड़े, उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करने का काम संविधान में शेड्यूल कास्ट 1703 जातियां, शेड्यूल ट्राइब 800 कम्युनिटी और 4,500 लगभग ओबीसी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। इन लोगों को संविधान के द्वारा इकट्ठा करके अधिकार दिया। जब संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा, आने वाले समय में हमारे लोगों का भविष्य क्या होगा? अनुच्छेद 15 मध्ये 5 जोडलं गेलं, खंड 5 जोडला गेला. जो खंड असं म्हणतो, तो खंड असं म्हणतो की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्समध्ये अनुसूचित जाती जनजातीला ॲडमिशनमध्ये आरक्षण असेल. नवीन एज्युकेशन पॉलिसी म्हणते की प्रायव्हेट एज्युकेशनमध्ये आरक्षण असणार नाही. नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नायदर इन ॲडमिशन्स. एम्प्लॉयमेंटमध्येही आरक्षण असणार नाही आणि ॲडमिशनमध्येही आरक्षण असणार नाही. उलट सुचवते की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्सनी अनुसूचित जाती जनजातीच्या विद्यार्थ्यांना शक्य असेल तर स्कॉलरशिप द्याव्यात, शक्य असेल तर प्रवेश द्यावा. कि ये यदि अच्छे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो देश खुशहाल होगा, देश की प्रगति होगी. हर एक आदमी यहाँ सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. सब सुखी होंगे, सब भद्र होंगे, सब निरामय होंगे. ये कॉन्स्टिट्यूशन में और हर एक को इक्विटी जस्टिस देने का वादा पहले ही 4 शब्दों में बाबा साहब ने किया है. Basic information about IISS, Indian Indigenous Society for Sciences and Social Sciences. IISS is a congregation of academicians and researchers with primary emphasis on Indian indigenous research, developments and inclusive growth for the sustainable future. IISS was formed on the occasion of Constitution Day of Republic India in 2021. The IISS owes its origin to the foresight with the vision to evolve into an umbrella of a body for shaping, evolving, disbursing scientific knowledge and scientific temperament in physical as well as social sciences. So, here we have gathered today in this auspicious occasion of such that all the intellectuals of the society has come here. We start off this event by welcoming our guests today. To all the delegates, my suffering Jai Nivasi, Jai Bhim. I thank committee members for inviting me for a talk on Global Hunger Index. I will proceed by talking in Hindi because majority of our people here and who will be seeing us online, they will understand more properly in Hindi. So I will give my talk on the Global Hunger Index in Hindi.
साथियों, जय मूल निवासी। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, जिस विषय पर मुझे अपनी बात रखनी है, वह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो अभी अभी अक्टूबर में जो दो बड़ी एनजीओ संस्थाएं हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड की एनजीओ है, तथा वेल्ट हंगर हेल्पलाइन जो जर्मनी की एनजीओ है, जो 2006 से हर वर्ष जो ऑफिशियल आंकड़े सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उनका विश्लेषण करके हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे प्रसारण किया जाता है। साथियों, इस साल 136 देशों में से 136 देशों का जो ऑफिशियल डाटा है, जो लोगों का फूड इंडेक्स है, वह संकलित किया गया, वह डाटा प्रोसेस किया गया, और उन 136 देशों में से 125 देशों को रैंकिंग दी गई। बाकी जो बचे हुए 11 देश है, उनका सिर्फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया गया, लेकिन उनकी रैंकिंग प्रस्तुत नहीं की गई। तो उन 125 देशों में से जो भारत देश की रैंकिंग है, वह 111वें स्थान पर है। साथियों, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी विशेषांक 28.7% है। अगर देखा जाए तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको 100 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। साथियों, इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर स्कोर कम रहता है, 9 से कम रहता है, इसका मतलब वहां पे जो हंगर इंडेक्स है, जो भूखमरी का विशेषांक है, निर्देशांक है, वह कम है, यानी वहां कम भूखमरी है, वहां के लोग समृद्ध है, उन्हें खाने पीने के लिए सुख सुविधाएं मिल रही है, और उन्हें खाने पीने के लिए अच्छा खाना भी मुहैया सरकारों द्वारा हो रहा है। तो जिसका जितना कम स्कोर रहेगा, वह उतने अच्छे तरीके से अपनी देश की जनता के लिए खाने का प्रबंध कर पा रहा है, उन्हें नौकरी और विविध माध्यमों से उनका जो पेइंग कैपेसिटी है, वह बढ़ाकर वह अच्छे खाने का उनको सप्लाई कर पा रहा है। साथियों, तो अगर 9 से कम रहता है तो वह कम भूखमरी वाला देश है, और अगर 100 के अधिक आता है, 100 से पास में आता है, तो वह सबसे ज्यादा भूखमरी वाला देश है। साथियों, 10 से 19.9 यह अगर निर्देशांक है, तो वह सीरियस है। ये जो भारत सरकार ने जो तर्क दिए, यह तर्क सिरे से खारिज होते हैं, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए जो एनजीओ, जर्मनी और आयरलैंड की जो एनजीओ है, वो जो डाटा संकलित करती है, वह यूनाइटेड नेशंस के डाटा, यूनिसेफ, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इन संस्थाओं से लिया जाता है। और ये संस्थाएं, ये जो आंकड़े हैं, ये जो भारत सरकार जो उनके ऑफिशियल आंकड़े रिलीज करती है, उन्हीं से इन संस्थाओं को, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं को ये आंकड़े मिलते हैं। और यही आंकड़े, यह जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स
प्रसारित करती है वह आंकड़े वो वहीं से लेती है साथियों। तो ये जो निगेट करना कि यह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आयरलैंड और जर्मनी की यह आंकड़े अपने खुद बता रही है, यह सिरे से गलत हो जाता है साथियों। दूसरा, जो प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट का जो पार्ट है उसके लिए जो आंकड़े रहते हैं वह आंकड़े जो सिंपल से मिलने चाहिए, कंजम्पशन सर्वे जो भारत गवर्नमेंट कंडक्ट करती है उस सर्वे से मिल सकते थे, लेकिन भारत की ये गवर्नमेंट ने कंजम्पशन सर्वे यानी फूड का कंजम्पशन यानी जो कंजम्पशन है यानी जो पैसा है वो भारतीय आदमी किस किस चीज के लिए अपना पैसा लगाता है, कितना अच्छा खाना खाने के लिए पैसा लगाता है या गाड़ी लेने के लिए पैसा लगाता है, घर लेने के लिए पैसा लगाता है, यह जो कंजम्पशन सर्वे है यह भारतीय गवर्नमेंट ने जो आखिरी सर्वे किया है वो 2011 में है। उसके बाद कंजम्पशन सर्वे जिससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिसका उपयोग किया जा सके वह सर्वे बिल्कुल लिया ही नहीं गया। तो साथियों, अगर गवर्नमेंट डाटा नहीं देगी तो वो डाटा इनडायरेक्टली लिया जाएगा, तो ये बाकी आंकड़ों से यह डाटा लिया गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निगेट करना यह पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डाटा है वह बहुत सारे डाटा 2011 के बाद से प्रसारित होना ही बंद हो गए हैं। साथियों, जो यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था है वह सिरे से यहाँ की भूखमरी को निगेट करती है। हमें पता है, हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज भी सुनी थी कि झारखंड में एक 11 वर्ष की लड़की अपनी मां के कोख में भात चाहिए भात चाहिए भात भात करते हुए उसे कई दिनों से भूख लगी थी, उसे खाना नहीं मिला और वह भात भात करते हुए अपने मां के कोख में ही उसने दम तोड़ दिया। यह इतनी संवेदनशील न्यूज है, यह सीधे सीधे बताती है कि भारत में आम जनमानस SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज और महिलाओं की क्या स्थिति है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह माध्यम को निगेट करने के बजाय साथियों, इनसे जो हमें डाटा मिला है इसमें हमें काम करके किस प्रकार आर्थिक असमानता जो भारत में इन दशकों में और ज्यादा बढ़ी है वह कैसे कम की जाए, इसकी और भारतीय सरकार ने और जो सत्ता में जो भी विचारधारा है उसने ध्यान देने के बजाय इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निगेट करना यह संविधान के प्रति अनादर है, भारतीय लोगों के प्रति अनादर है। इस मौके पर साथियों, मैं यही अपेक्षा करूंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसके प्रति जागरूक होकर हमारी यहाँ की व्यवस्था हमारे नागरिकों के लिए, यहाँ के बहुजनों के लिए काम करे और यह जो बढ़ती हुई आर्थिक खाई है इसको कम करने की कोशिश करे। साथियों, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जय मूल निवासी, जय भीम। सबको नमस्ते। आपकी इस दूसरी परिषद जो है राष्ट्रीय परिषद, इसमें सभी जो महानुभाव आए हैं और जो मंच है, मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी अभिभावकों का भी स्वागत करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया है, निमंत्रित किया है। ये राष्ट्रीय परिषद है, इसमें चिंतन लोकल से ग्लोबल और उसमें भी महत्व जो है वो नेशनल को, राष्ट्रीयता को ज़्यादा महत्व देना आवश्यक है। सभी बातें ग्लोबल की करना भी कभी कभी एक अभिशाप बन जाता है। बहुत बड़ी बातें करें और घर में चूल्हा ना जले तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत भयानक होता है। बात तो ऐसी है कि यहाँ पर जो जितने भी ये जो भारत देश हमारा बना हुआ है, हमारा विदर्भ जो है महाराष्ट्र का 15,150 गांव का प्रांत है। महाराष्ट्र जो है वो तकरीबन 40,000 गांव का प्रदेश है
और जो देश है ये तकरीबन 7 लाख गांव का बनकर ये देश हुआ है। और इसमें आज भी तकरीबन 22 करोड़ जनता न्यूट्रिशन से पीछे है। हरित क्रांति जरूर हुई है। हमने 2023 में आज 147 दशलक्ष अनाज उगाया, जो कि 52 में सिर्फ 52 दशलक्ष टन था। 52 से हम 147 आ गए, पक्का है। मगर इसमें आज भी हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है, इतना होने के बाद भी 22 करोड़ जनता जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से नीचे है। एक बात। दूसरी बात जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हर आदमी को 900 से 1000 ग्राम तक का रोजाना अन्न मिलना चाहिए। वास्तव में आज भी 450 से 550 ग्राम औसतन हम हर को दे रहे हैं। ये मानक के अनुसार भी 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी हम आधी जनता भरपेट खाना नहीं खा रही, ये सिद्ध होता है। तीसरी बात और एक है कि आज 81 करोड़ जनते को हम मुफ्त में अनाज देना चाहते हैं। अब ये किस चीज के लिए प्रलोभन है, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। परंतु एक बात पक्की आ जाती है इसमें से कि आज भी हम आज ये 81-82 करोड़ जनता भूखी है, जिनको अनाज मिलना इम्पॉसिबल है। ये व्यवस्था ने ये ऐसी प्रगति की है, ये प्रगति है या अप्रगति है, ये महाभानु जो समझे वो समझना चाहिए कि इसे हम विकास कहे, प्रगति कहे, ये क्या कहे, क्या क्वेश्चन मार्क दे ये बात। इसका मतलब यही हुआ कि आज औसतन 6000 रुपया सालाना हर एक को देने की हम अनाउंसमेंट करते हैं। कॉस्मेटिक है, ये बेसिक नहीं है। गरीबी का निर्मूलन ऐसा नहीं है। इसमें 10 से 15% लोग ही आज जो पेंशनर्स है, जो सरकारी ऑफिसर्स थे और या व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, या जिनका पैसों का लेन देन है, ये लोग आज हिसाब में 10 से 15% जो लोग हैं वो सुखी है, ऐसा मानने वाला मैं हूं। 85 से 90% जनता आज भी संघर्ष में है, पढ़े हैं, ऑर्गेनाइज भी है, मगर आज भी एजिटेट करना पड़ता है। हमारा दुर्भाग्य। आज भी इतना, जब एजुकेटेड नहीं थे, संगठित नहीं थे, तो बात तो ऐसा था कि शोषण के शिकार थे। कोई भी आए शोषण कर ले, किसी भी चीज का, हर एक चीज का। आज इतना सब होने के बाद प्रगति की है, थैंक्स टू बाबा साहेब आंबेडकर, a universal phenomena कि those who has given us the best possible constitution in the world, in the world, in the world. I am a law student also. I know how many constitutions are there. तो ये जो है ये सबसे बढ़िया, मगर उसमें के जो सिद्धांत है, उन्होंने कहा था कि ये अच्छी चीज है, यदि अच्छे चीज में जाएगी, हाथों में जाएगी तो देश का भला होगा, और बुरे हाथों में जाएगी तो बुरा होगा। फेमस सेंटेंस है उनका, अंग्रेजी में है कि ये यदि अच्छे लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो देश खुशहाल होगा, देश की प्रगति होगी। हर एक आदमी यहां सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सब सुखी होंगे, सब भद्र होंगे, सब निरामय होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर एक को इक्विटी, जस्टिस देने का वादा पहले ही 4 शब्दों में बाबा साहब ने किया है। कलम 19 जो हमको 7 फ्रीडम देती है, 19 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां है? 7 अधिकार जो हैं, 7 फ्रीडम्स जो हैं, वो 7 फ्रीडम भी आज पूर्णतः आज भी नहीं है। आज भी थोड़ी सी स्लेवरी है।
आज भी बोलने का उतना अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, क्या हम वो बोल पाते हैं? Am I able to speak what I feel really in this complete society, in this arrangement? नहीं। और हमारे मुखपत्र जो हैं, आज तो सब के सब मुखबधिर हो गए, ना बोलते हैं और ना सुनते, सबके सब मुखबधिर हो गए। तो ये व्यवस्था तो नहीं थी, ये व्यवस्था से देश नहीं चलेगा। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब भाई साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। काहे का विकास हम कर रहे हैं, कैसा विकास कर रहे हैं, विकास के परिमाणक क्या है? आज जो श्रीमंतों की यादी में नीचे था, 6 महीने में ऊपर आ जाता है, 6 महीने में ऊपर आ जाता है। और जो आज भी मृत्यु संख्या जो है 4.5 लाख से ज्यादा जो उपजाऊ किसान है, अन्नदाता है, वो सुसाइड करता है। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन, ये कितना विरोधाभास, संपत्ति कैसी बढ़ रही है? ये जो परिमाणक है, इन परिमाणों पे चिंतन होना बहुत ही आवश्यक है। और ये राष्ट्रीय परिषद में वास्तव में गांव, विलेज हा देशाचा नकाशा, गाव ही देशाची परीक्षा, गाव भंगता अवदसा देशा माझी, गाव भंगता अवदसा देशा माझी, ये सब हम गांव के हैं। आज जो भी है, गाव शहराचे जनक, शहर भोगते खेडे उत्पादक, वळावे खेड्याकडे लोक, ऐसी योजना करावी। कुठे आहे ऐसी योजना? वी आर ऑल ब्रिंगिंग द प्लॅनिंग्स फॉर द सिटी वेलफेयर। गावामध्ये, गावाकडे, गांव के तरफ आज भी उतना ध्यान नहीं है जितना कि पहली और दूसरी पंचवार्षिक योजना में हुआ था। उसके बाद इतना सारा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और वही हमारी सबसे परेशानी है, वहीं से हम आए हैं। आमचं नाळ सगळं खेड्यामध्ये आहे प्रत्येकाचं, कारण गावानेच निर्माण केलं शहराचे जनक, गाव शहराचे जनक, शहर भोगते खेडे उत्पादक, वळावे खेड्यात। आपने, हमने प्रोडक्शन पोटेंशियल को ही स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। सर्व समानतेची, सर्व धर्म समानतेची मशाल ही खरी जीवनाची शांती, करुणा, प्रेम हे आहेच आहे, परंतु हाती क्रांतीची मशालही अत्यंत आवश्यक आहे। कारण त्याच्याशिवाय, युद्धाशिवाय, जशी म्हणजे युद्ध नको आम्हाला, आम्हाला बुद्ध पाहिजे, पण युद्धाशिवाय ही बुद्धाची प्रतिष्ठापना होत नाही, हेही तितकंच खरं आहे। हे अमान्य करून चालत नाही। म्हणून कधी कधी म्हणजे शामळूपणा म्हणजे दयाक्षमा शांती आहे असं नाही, म्हणजे असे जगावे छाताडावर आव्हानांचे लेऊन अत्तर। माणसाने कसं जगायचं? असे जगावे छाताडावर आव्हानांचे लेऊन अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, आयुष्याला द्यावे उत्तर। नको गुलामी नक्षत्रांची, नको गुलामी नक्षत्रांची, भीती आंधळी ताऱ्यांची, नको गुलामी नक्षत्रांची, भीती आंधळी ताऱ्यांची, जीवन जगताना मौज करावी स्वप्नांची। असते ज्यांची अगम्य इच्छा, असते ज्यांची अगम्य इच्छा, मार्ग तया न मिळती सत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर। पाय असावे जमिनीवर, हे सगळं करत असताना पाय मात्र जमिनीवर पाहिजे। माणसाने एक एक पायरी चढता चढता चढत जावं, तुटक्या पायरीजवळ मन घुटमळू देऊ नये। आणि एक एक पायरी चढता चढता यशोमंदिराचं शिखर दृष्टिक्षेपास येताच मात्र आपल्या पहिल्या पायरीला कधी विसरू नये, पहिल्या पायरीला कधी विसरू नये, पहिल्या पायरीला कधी। आपली पहिली पायरी आपलं कुटुंब आहे, आपले नातलग आहे। आज आपण शिकलो सवरलो असेल, आणि अजूनही त्यांना रिसोर्सेस नाही, ऑपॉर्च्युनिटीज नाही, त्यांच्यासाठी आहे हे सगळं करायचं, पण हसू, पाय असावे जमिनीवर। मी मात्र माझं चिंतन थोडंसं तिथलं पाहिजे, गावाकडचं।
घराकडचं कुटुंबातलं. आज मी सुखी आहे, पण अजून माझ्या नात्यातले अजूनही शिकू शकत नाही. मी माझी बायको आणि पोरं एवढाच माझा संसार मानता कामा नये. अडीअडचणीला हात देणं, घेऊन पंगू घेऊन पाठी, आंधळ्याची होतो काठी. देव तयाचा हृदय ठेवितो त्याच्यासाठी. अशा प्रकारचं थोडस जगणं हे मला आवश्यक या ठिकाणी सामाजिक अभिसरणेमधून पाहिजे. देव त्यालाच खऱ्या अर्थाने जो जगतो मानवतेला तोची आपला, या पद्धतीचं जे साने गुरुजींच्या संदर्भातलं जे या वेळेला असं वाटतं. म्हणून हे विचार करत असताना सगळा खूप आपण प्रगती करतो आहोत, मोठमोठे प्रोफेसर्स आहोत, आपल्या चांगले रिसोर्सेस आहेत. हे सगळं करत असताना सुद्धा आकाशात अंतरिक्षात आपण फिरत असताना, चंद्रयानामध्ये उड्डाण घेत असताना सुद्धा एक लक्ष आपलं पाय जे आहे हे जमिनीवर पाहिजे, हवेत नको. पाय असावे जमिनीवरती, कवेत हंबर घेताना. घ्या झेप, उंच झेप घ्या, जितकी जाईल ते घ्या, काही हरकत नाही, पण पाय असावे जमिनीवर. पाय असावे जमिनीवरती, कवेत अंबर घेताना, आणि हसू असावे ओठावरती, काळीज काढून देताना. आणि संकटाला मग ठणकावून सांगावे, अरे आता ये बेहतर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, आयुष्याला द्यावे उत्तर. हे बाबासाहेबांनी शिकवलंय. कसं जगायचं, असं जगायचं. आव्हानाला अत्तर लावून आपण त्या पद्धतीने आपला विकास, आपल्या बाजूचा विकास हा केला पाहिजे. तर खऱ्या अर्थानं आपल्या हाती ती मशाल आहे, बुद्धीची मशाल, तेजाची मशाल, दया क्षमा शांतीची सुद्धा मशाल आहे. आणि ही राष्ट्रीय परिषद, याच्यामध्ये जे चिंतन आहे हे चिंतन सकस चिंतन, आणि यामध्ये चांगलं याच्यातून काहीतरी निघावं, आणि ती प्रेरणा आणि ते जनजागरण ये यदि होता है तो मेरे ख्याल से इस द्वितीय राष्ट्रीय परिषद आपकी यशस्वी हो, ऐसी मनोकामनाएं. और सब जो महानुभाव बैठे हैं इनके व्यास ये विचारपीठ पर, इनसे भी जितना अच्छा संबोधन है वो हम कैसे कार्यान्वित करें, इस पे ध्यान देकर ये चेतना और ये जागरूकता यदि निर्माण होती है तो सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो. ये अभिवाचन करते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ. एज्युकेशन लीड्स टू नॉलेज, आणि मग नॉलेज इज पॉवर. आणि म्हणून मग प्राचीन काळापासून ज्यांना सत्ता नाकारायची असेल, ज्यांना सत्तेत सहभाग नाकारायचा असेल, त्यांना शिक्षण नाकारलं गेलं. आजही कदाचित संविधानामुळे शिक्षणाला नकार देता येत नाही, म्हणून कुशिक्षण दिलं जातं, सुशिक्षण दिलं जात नाही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिलं जात नाही. एज्युकेशन, फुले शाहू आंबेडकरी परंपरा एज्युकेशन लिबरेट्स असं म्हणतात. देअरफॉर एज्युकेशन इज फॉर लिबरेशन ऑफ ह्युमन काइंड, फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सोसायटी. आणि त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे इट इज फॉर पब्लिक गुड, नॉट फॉर प्रायव्हेट गुड. या संकल्पना समजून घेणं आवश्यक आहे. कारण 2002-3 साली सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आला, त्या केसेसचं नाव सांगता येईल. त्या केसेसमध्ये निर्णय आला, आणि त्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं एज्युकेशन इज फॉर प्रायव्हेट गुड, देअर फॉर दोज हू वॉन्ट दे मस्ट पे. आज ती सिस्टीम येत आहे. आणि त्यामुळे एकीकडे परंपरा आहे फुले शाहू आंबेडकर, दुसरीकडे आजची स्थिती आहे एज्युकेशन इज फॉर प्रायव्हेट गुड की पब्लिक गुड. परंतु हे लक्षात ठेवायचं की जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर वगैरे एज्युकेशन इज फॉर पब्लिक गुड म्हणतात, तेव्हा इट इन्क्लूड्स प्रायव्हेट गुड ऑल्सो. इट इन्क्लूड्स प्रायव्हेट गुड ऑल्सो. या संबंधात या संकल्पना आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील. मला बातमी सांगत होते हे, काल महामहिम राष्ट्रपती मुर्मूजी नागपुरात होत्या. नागपूर विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारोहाला या ठिकाणी उपस्थित होत्या, आणि त्यांनी म्हटलं की मुलींच्या शिक्षणात मोठी गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे, आणि त्यामुळे त्यांचा मोठा विकास झालेला आहे. 26 नोव्हेंबर 2023 सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरामध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा बसवण्यात आला, आणि त्या प्रसंगी भाषण करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणतात ज्युडिशियरी should be
inclusive and representative. Judiciary should be inclusive and representative. याचा अर्थ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, ओबीसी आणि महिला यांचा समावेश अजूनही ज्युडिशियरी आणि पर्टिक्युलरली हायर ज्युडिशियरीमध्ये झालेला नाही आहे. हायर ज्युडिशियरी आज या घटकांप्रती इन्क्लुझिव्ह नाही आणि रिप्रेझेंटेटिव्हही नाही. आणि कारण सांगतात, कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अजूनपर्यंत या वर्गापर्यंत पोहोचलेलं नाही. राष्ट्रपती महोदया म्हणतात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचलं म्हणून महिला प्रगत झालेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणतात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अजूनपर्यंत पोहोचलेलं नाही. काल परवा बातमी आली समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याची. समूह विद्यापीठ राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020च्या जे काही सांगितलेलं आहे त्याचा एक भाग आहे. स्थानिक पातळीवर 2-3 महाविद्यालय किंवा 5 महाविद्यालयाचं एक विद्यापीठ स्थापन केलं जाईल आणि मग त्या विद्यापीठाला 5 वर्षापर्यंत प्रत्येकी 1 कोटी रुपये दिले जातील. 5 वर्षानंतर त्या विद्यापीठांनी स्वयंपूर्ण व्हावं. मोठं सुंदर शब्द वापरला जातो, सेल्फ फायनान्स प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज. सेल्फ फायनान्स सुंदर शब्द आहे. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज. 5 वर्षानंतर त्या महाविद्यालयांनी किंवा त्या विद्यापीठाने आपली आपली काळजी घ्यावी. आणि कारण सांगितलं गेलं, काही शिक्षणाच्या संबंधित लोक आहेत ते म्हणतात की शिक्षणाच्या क्षेत्रात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर जो काही पैसा खर्च होतो सरकारचा, तो पैसा वाचवण्याकरता सरकार अशा प्रकारच्या विद्यापीठाची स्थापना करू इच्छितं. याच्यामध्ये एक बाब मोठी मजेदार आहे. जेव्हा 2003 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्समध्ये आरक्षण नाकारलं गेलं तेव्हा देशभरात मोठं आंदोलन झालं. महाराष्ट्रामध्येही आंदोलन झालं. आमच्यापैकी काही लोकांनी त्या आंदोलनात सहभाग केला आणि त्याचा परिणाम म्हणून अनुच्छेद 15 मध्ये 5 जोडलं गेलं. खंड 5 जोडला गेला. जो खंड असं म्हणतो की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्समध्ये अनुसूचित जाती जनजातीला ॲडमिशनमध्ये आरक्षण असेल. नवीन एज्युकेशन पॉलिसी म्हणते की प्रायव्हेट एज्युकेशनमध्ये आरक्षण असणार नाही. नॉट इन एम्प्लॉयमेंट नायदर इन ॲडमिशन्स. एम्प्लॉयमेंटमध्येही आरक्षण असणार नाही आणि ॲडमिशनमध्येही आरक्षण असणार नाही. उलट सुचवते की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्सनी अनुसूचित जाती जनजातीच्या विद्यार्थ्यांना शक्य असेल तर स्कॉलरशिप द्याव्यात, शक्य असेल तर प्रवेश द्यावा. तर अशा प्रकारे ही सर्व व्यवस्था खाजगी क्षेत्राच्या अधीन केली जाण्याचा प्रयास आहे. विदेशी विद्यापीठांना आमंत्रित केले जात आहे. याचा परिणाम दूरगामी काय होईल ती पहा. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतून जाणारी मुलं ही कधीही ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, प्रशासन असेल, अर्थव्यवस्था असेल, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये उच्च पदावर जाऊ शकणार नाही. अशा प्रकारची व्यवस्था आहे. या सर्वसामान्य माणसाचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील सहभाग न्यूनतम कसा होईल, सक्रिय सहभाग, यासाठी ही शिक्षण व्यवस्था राबवली जात आहे. आणि मग प्रायव्हेट क्षेत्रामधले लोक जे आहेत ते अर्थव्यवस्था असो, 5वी अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठी निंबाळकर सरांनी सांगितलं, 3री होणार आहे, केव्हा तरी लवकर होणार आहे. आपण असं वाक्य बोलूया की जगातील 5वी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात जी काही काळानंतर जगातील 3री मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे, त्या भारतात 81,37,00,000 लोक फुकट अन्नधान्यावर जगतात. असं बोलता येईल ना आपल्याला. फुकट अन्नधान्यावर जगणाऱ्या 81 कोटी लोकांची मुलं खरंच शाळेत जात असतील? विचार करा. खरंच शाळेत जात असतील? खरंच शिकत असतील? कल्पना करू शकतो का आपण?
म्हणजे जे रोजच्या अन्नादाच्या रोजच्या जेवणासाठी, आणि याचा भयानक परिणाम झालेला आहे साहेब. म्हणजे प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. 2024 पुढे आहे. डॉक्टर आंबेडकर, थोडंसं बोलू ना, डॉक्टर आंबेडकर स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज म्हणतात या 81 कोटी 70 लाख लोकांविषयी. स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज मध्ये म्हणतात, ज्याला भुकेचं भय आहे, ज्याला भुकेचं भय आहे, ज्याला असेल नसेल तो निवारा काढून घेतलं जाण्याचं भय आहे, बुलडोजर कल्चर, ज्याला असेल नसेल ती बचत काढून घेतलं जाण्याचं भय आहे, ज्याला त्याची मुलं शाळेतून हाकलून दिलं जाण्याचं भय आहे, ज्याला मृत्यूनंतर सरकारी पैशाने दफन किंवा दहन केलं जाण्याचं भय आहे, अशा माणसाला जर विचारलं तुला भाकर पाहिजे की मूलभूत अधिकार पाहिजे, त्याचं उत्तर काय असेल? अशा माणसाला जर विचारलं की तुला काय पाहिजे, तर त्याचं उत्तर काय असेल? डॉक्टर आंबेडकर म्हणतात, तो म्हणेल की मला जगू द्या मूलभूत अधिकाराचं नंतर पाहिजे. आणि मग असा जगणारा माणूस हे 81 कोटी 37 लाख लोक या व्यवस्थेने बेनिफिशियरी वोटर झालेले आहेत. दे आर नॉट इंडिपेंडंट वोटर्स नाव. ते आता इंडिपेंडंट वोटर्स राहिलेले नाहीत, ते बेनिफिशियरी वोटर झालेले आहेत. आणि बेनिफिशियरी वोटर हा त्याचा जो उपकार करता आहे त्याला मतदान करतो, त्याचा जो उपकार करता आहे त्याला मतदान करतो. या शिक्षण व्यवस्थेचा उपयोग अशा प्रकारे कोणालाही मरू दिले जाणार नाही. आज कोणी मरत नाही भुकेने, कोणालाही भुकेने मरू दिले जाणार नाही, परंतु सामान्य माणसाला सन्मानाने जगूही दिलं जाणार नाही. अशा प्रकारची शिक्षण व्यवस्था आहे जी कॉर्पोरेट सेक्टरच्या दावणीला बांधली जाईल. आणि कॉर्पोरेट सेक्टरचं ब्राह्मणवादाशी काही घेणं देणं नाही. आमचा प्रॉफिट सुरक्षित असेल तर या शिक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून तुम्ही ब्राह्मणवाद आणला तरी आम्ही काही घेणं देणं नाही. ब्राह्मणवाद आलाच तर काय होईल की हा जो सार्वजनिक शिक्षण स्ट्रीम मधून येणारा माणूस आहे, या प्रवाहातून येणारा माणूस आहे, हा या ब्राह्मणवादापायी चांगल्या संस्कारापायी सरकार विरोधी बोलायचं धाडस करणार नाही. त्याची तीही क्षमता नष्ट केली जाईल. आणि म्हणून मग आम्ही या शिक्षा नीतीचा विरोध करतो. कारण ही शिक्षा नीती आम्हाला हक्क नाकारते, शिक्षणाचा हक्क नाकारते. ही शिक्षा नीती आम्हाला समान शिक्षण नाकारते. ही शिक्षा नीती आम्हाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाकारते. ही शिक्षा नीती आम्हाला संवैधानिक अधिकार देत नाही. ही शिक्षा नीती आम्हाला स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी आम्हाला तयार करत नाही. अशा या शिक्षा नीतीचा आम्ही विरोध करतो. धन्यवाद. Thank you, everyone, and the honorable member of the room. And I would like to very much thankful to Dr. Subhash sir and Dr. Rathiram Chaudhary sir, the professor of SK Poral College. My name is Dr. Aniruddha Mandal. I completed my MSc from SK Poral College in 2010. And then I moved to for further research activities to National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur. Then I moved to Gujarat for my graduate studies like PhD. Then I moved to Taiwan. Then again I moved to South Korea for research. Then I moved to Sweden. Sweden is very good country, and the culture of the Sweden is socialism. There is no discrimination, and the education is free up to 12. It's totally free. अगर आप बड़ा साइज को छोटा छोटा कर देंगे तो उसमें क्या होगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो जाता है. तो दैट इज़ हेल्पफुल टू मीन्स इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस to afford the minimum effort. Actually the energy requirement is very less, so you can save energy. So like that I will discuss later all these things, how it works in our daily life and in our future, because nanotechnology is the future for our energy saving and all these things. So the historical background of nanotechnology. So Richard Feynman is a physicist who discovered that things nanotechnology, and
universal talk is comment is there is plenty of room at the bottom. So this is very common that Japanese scientist Norio Taniguchi, he is from Tokyo Institute of Science. He invented football-like nanostructure, like it's like 100 nanometer, the C16 material. And in our daily life, like the nanoscale material, the water molecule is like 10 to the power minus 1 size. Next. And then our glucose, antibodies, protein, viruses are very small sizes, which is in nano range. And here you can see that next. Here is you can see that what is the difference between the big size and small size and the very at nano level size. So in nano level size, main things that we will get more surface to volume ratio. So if we will get more surface area, then definitely our energy requirement, our efficiency of the any individual things will get very high. So now we know that physical properties or physicochemical properties of the nanomaterials. Now is the very challenging things is how to synthesize the nanomaterial, right? So basically we have a two system. One is bottom-up approaches and another one is top-down approaches. So bottom-up approaches we know very well because our Indian historical background is very rich, and before 2000 years ago we generally cut it down to the rocks and we make temples like that in Maharashtra region, in Muhammad MP regions. So that is mainly the top-down approaches. So here you can see and bottom-up approaches that when you have a single atoms or ions or salt, so when we engineering them in a certain way, a certain path, then we'll get some nanostructure material that is very helpful for us. So now that is the method of physical methods and chemical synthesis. So physical synthesis is when we force by hand or any mechanical ways, then that is called the physical synthesis. And the chemical synthesis, when you make it in a solution-based synthesis, that is the chemical synthesis mainly. And the next, and this is the now is the trend of the green synthesis of nanomaterials because during the nanomaterial synthesis, we need or to stabilize the nanomaterial. Basically, we need different kind of surfactant molecule or any organic molecule or organic solvent. So using organic solvent is not good, it's not sustainable. So that's why with time we go for the sustainable ways to synthesize the nanoparticle. But there is some challenge. So generally nowadays we use some plants to synthesize the nanomaterials. So plants are composed of different organic molecules, right? So if we extract them or directly if we use them to synthesize, then we don't need to use like toxic chemical individually. So we can easily synthesize that green synthesis of the material nanoparticles. So here are some example I given. So if anybody is interested in working in nanomaterial synthesis and their possible application, so please contact me with Dr. Suhas sir. So we can discuss and we'll think about it, how to proceed. So the properties of nanomaterial already I told that mainly the surface to volume ratio. So when we get the more volume or more surface areas, definitely the interaction of the reactant molecule will be high. So we'll get the more product. So that is the basic things of the nanomaterial properties. So here give an example, the most commonly used nanomaterial like titanium oxide and zinc oxide. So titanium oxide is used mainly coating material of any pharmaceutical drugs. If you see in the drug molecule packet ingredients, you'll find the Ti2. Anybody can go home and then check the medicine ingredients. You'll get the titanium oxide and the sunscreen. The sunscreen mainly composed with the zinc oxide material. So already mentioned that larger surface area and small size arranged into order layers, high breaking strength and toughness, and the Brownian motions. And there is the different
Next. Next. There is the different types of nanostructures. So mainly we'll find mainly the 4 kinds of nanostructure. One is zero dimensional. So here I would like to say something about that, because nanotechnology, the sound is very good, but there is some limitation also. So using nanomaterials in agriculture, in any field, please consult with expertise who is how to deal with that, because there is some issues with the nanomaterials, like if you're using the carbon materials or any like any toxic material like nickel based nanomaterial and cobalt based nanomaterial, that is not good for health as well. So please and try to make it like green way, like using the solar cell and other way. And there is some quotation from various Nobel persons, and why the education is matter. Already our seniors and mentioned education is the ultimate way to grow. It's like पानी जैसा होता है education. पानी रुकते नहीं है ना किसी जगह. पहाड़ भी आ गया तो धीरे धीरे बड़ा होके पहाड़ की तरफ भी उठते चला जाता है. Honorable, respected dignitaries on the dais, and I first of all, at the outset, I pay my respectful tribute to the great social reformers of all times in India and abroad who teach us humanity, education, and sustainable life for all. सबसे पहले पहली स्लाइड, ये IISS की स्थापना करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ सभी डेलीगेट्स को. पहली स्लाइड, इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ रिपब्लिक इंडिया यानी संविधान दिन के उपलक्ष्य में 2021 में हुई थी, और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो ग्रेट हिस्टोरियन ऑनरेबल मामा देशमुख उनके हाथों से हुआ था, जिसमें अभी के और उस समय के ससुन के डीन डॉक्टर विनायक काड़े सर के उपस्थिति में और BHU के प्रोफेसर केशव प्रसाद, डॉक्टर यादव मैम, पहला नाम हाँ पुष्पा यादव मैडम, और उसके साथ साथ पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के CICR के साइंटिस्ट और NRCC के कुछ साइंटिस्ट, ऐसे कुल मिला के ये हाउसफुल प्रोग्राम शाही सभागृह में हुआ था. और इसमें कुछ पॉलिसी डिसाइड की गई थी, जैसे कि हमने देखा गया कि अभी हमारे अनिरुद्ध जी मंडल जो कि ताइवान, कोरिया और अभी स्वीडन में रिसर्च कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन में वो काम कर रहे हैं, और बिना पोल्यूशन के कोई भी वो बाय प्रोडक्ट रिलीज ना करते हुए एनवायरनमेंट में वो ग्रीन एनर्जी फ्यूल हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर रहे. लेकिन पूरे दुनिया को उन्होंने बहुत से प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट में के माध्यम से उन्होंने काम किया, और उनका पब्लिकेशन भी हुआ है, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किए हैं नेचर जैसे जर्नल में, लेकिन हमें पता ही नहीं है. क्यों पता नहीं है? क्योंकि यहाँ का मीडिया उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उन्हें हाईलाइट नहीं करता है, मतलब हाइड करता है. तो ऐसे जो एमिनेंट प्रेस्टिजियस स्कॉलर है उनका मान सम्मान बढ़ाना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उन्हें अवार्ड रिवार्ड देना, ये भी एक उद्देश्य था. और उनका जो कटिंग एज रिसर्च टेक्नोलॉजी है वो जो हैंडल कर रहे हैं वो हमारे बडिंग रिसर्च साइंटिस्ट को बताना, ताकि फॉरेन में किस तरह से रिसर्च हो रहा है, कौन से करंट टॉपिक्स है, क्या क्या हम फॉरेन में फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देना एक था. साथ में ही जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट प्रोफेसर या उनको प्रोफेसर प्लेसमेंट में या उन्हें की पोजीशन में रोका जाता है या उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिलता है, उनके बारे में भी उनकी लड़ाई लड़ना IISS के माध्यम से, ये भी एक उद्देश्य पॉलिसी डिसाइड की गई थी. और तमाम प्रकार के बहुत सारे पॉलिसीज हमने डिसाइड की है, उसके इसमें प्रेजेंटेशन में है. नेक्स्ट प्लीज. हाँ ग्लिम्सिस यानी आवाज इंडिया में ये उसके इनाग्रल सेरेमनी के कुछ फोटोग्राफ्स आए थे. नेक्स्ट.
और इसमें तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल से लेके वो उड़ीसा के प्रोफेसर हाँ प्रोफेसर करियाली साहब आए थे, लाइफ साइंसेस के वो डायरेक्टर है। इस प्रकार के इस कॉन्फ्रेंस में वो हमें एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन वो एक भारत यानी डॉक्टर नितिन लबाने जो नेट सेट गेट जीआरई टोफेल सभी एग्जाम उन्होंने पास किए, वो भारत के एक में वो बहुजन यानी मराठा ओबीसी एससी में से वो एक में है जिन्होंने ये सभी एग्जाम क्रैक किया है। वो भी कॉन्फ्रेंस में आए थे प्लेनरी टॉक देने के लिए कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को फॉरेन में क्या क्या स्कॉलरशिप फेलोशिप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और कैसे अप्लाई करना, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। समय के अभाव हमारे कुछ कॉन्फ्रेंस के मीडिया पार्टनर है, जैसे आवाज इंडिया टीवी है, एमएन टीवी है और एमएन महाराष्ट्र टीवी है, सिर्फ अलग अलग प्रकार का सोशल मीडिया भी इस कॉन्फ्रेंस को लाइव टेलीकास्ट करता है। समय के अभाव से मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय विज्ञान। Indian Indigenous Society for Sciences and Social Sciences organized a seminar on a different topics: new education policy, new economic policy, hunger index and advances in sciences. उसमें का मैं एक ही टॉपिक मैं अभी चुनने जा रहा हूँ और वो है हंगर इंडेक्स। ऑलरेडी डॉक्टर विवेक घाटे सर ने बताया है, मगर मैं आपको जो उसके एविडेंसेस है एविडेंसेस दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट वरीच है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचांक, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन लेंगे। नेक्स्ट, सर ने उसकी कैटेगरी बताई थी कि उसके क्या कैटेगरी है उसमें जो एनर्जी की कमी, दूसरा चाइल्ड का जो एज के हिसाब से हाइट और वेट, ये और उसका मृत्यु दर, सर ने जो उसके क्राइटेरिया बताए थे। नेक्स्ट हाँ, अभी सर ने भी बताए थे और निम्बाळकर साहब ने भी उसके बारे में बताया था। तो ये रिपोर्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों का उसने जो एनालिसिस किया था, उसमें से हमारा भारत का स्थान पीछे से 11वां नंबर है ना, पीछे से। यानी हमारे आगे कौन कौन है? हमारे आगे नेपाल है, हमारे आगे पाकिस्तान है, हमारे आगे श्रीलंका है, हमारे आगे बांग्लादेश है और हम सबसे पीछे हैं। यानी हंगर इंडेक्स में 11वां है। और नेक्स्ट, उसमें ये जो अलग अलग उसमें जो बताया है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का 81 जो है नंबर है, श्रीलंका का 69 है, पाकिस्तान का 102 है। इस हिसाब से उनका अंक है, यानी हमसे वो आगे है। नेक्स्ट, ये आंकड़े जो है सोचने पर हमें मजबूर क्यों करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हाँ, उससे पहली वाली, उसमें एक लिखा गया है कि 28.7 स्कोर के साथ भारत जो है 111वें नंबर पे है। यानी कितना प्रतिशत है? 29% अपन बोलेंगे। और 140 करोड़ देश में अगर 30% या 39% अगर हम लोग निकालेंगे तो वो लगभग भूखमरी के कगार पर हमारे जो है 35 से 40 करोड़ तक लोग उसमें आएंगे, भूखमरी के कगार पर है। नेक्स्ट, हाँ, ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है कि भारत में 3 में से 2 बच्चे की मौत कुपोषण के कारण होती है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि 3 अगर बच्चे मर रहे तो 2 बच्चे खाना न मिलने की वजह से मर रहे हैं। और ये बहुत ही हमें सोचने वाली और हमें बहुत मजबूर करती है कि ये सेंसिटिव बात है। नेक्स्ट, हाँ, मध्य प्रदेश की ये न्यूज है कि रोज 92 बच्चों की मौत है ना, ये जो है किसके वजह से हो रही है? कुपोषण के वजह से हो रही है। यानी हर दिन जो बच्चे कितने 92% में, यानी लगभग 100 के पास बच्चे जो मर रहे हैं कुपोषण से मर रहे हैं। और ये एक ही स्टेट के मध्य प्रदेश की है, बाकी का ऑल इंडिया का तो आंकड़ा और आने वाला है। नेक्स्ट,
भारत में 5 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चे जो है 79 लगभग 70% मौत का कारण है कुपोषण। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, यानी ये रिपोर्ट ऐसी वैसी नहीं है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। नेक्स्ट हाँ, उसमें भी एक पहले वाला, ये सालाना करीब 14 लाख बच्चों की मौत होती है। ये 2-3 नहीं है, 14 लाख बच्चे सालाना, यानी एक महीने में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे मरते हैं। और एक दिन में अगर करेंगे तो लगभग उससे 30,000 से ज्यादा बच्चे जो उससे शिकार है। केंद्र सरकार का बजट होता है 40 लाख करोड़, अभी 42 लाख हो गया। 42 लाख करोड़ हर साल उसका बजट होता है। 42 लाख करोड़ पैसा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है, क्योंकि उसमें जिम्मेवारी हर एक इंसान जो पैदा होता है अपने देश में, उसका हिस्सेदारी उसमें है। क्योंकि देश में पैदा हुआ है तो देश की प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है, इसलिए वो रहने के लिए घर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, उसको रहने के लिए घर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको घर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा। क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से वो उनको घर नहीं है, नहीं होने की वजह से उसको खाना नहीं मिल रहा है, नहीं होने की वजह से सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसका ये रीजन है। अगर 42 लाख करोड़ अगर सही मायने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि उसमें हर एक का अधिकार होता है। आपने न्यूज भी बहुत लोग सुनते हैं, किसी ने किसी के अगर 100 रुपए चुराया तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, मगर आपके करोड़ों रुपए वो लोग चुरा रहे हैं, उसको आप उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आपके करोड़ों रुपए वहां पे है, 42 लाख करोड़ वहां पे पड़े हैं आपके, हर एक के है वो, और उसके बारे में वो चुरा रहे, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये जो हमारा संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य वही था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करना है। और उसी के लिए हमें रिसर्च जो है, या जो आंकड़े जो हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को पता चले ये सही है झूठ है। सही कंडीशन क्या है कि हम भूखमरी के कगार पर इसीलिए नहीं कि हमारे पास अन्न धान्य नहीं है, हमारे पास बहुत सारा अनाज है, सड़ा जाता है, लाखों टन सड़ जाता है, एक्सेस है हमारे पास, और फिर भी हम भूखे मर रहे। इसके मतलब हमारे तरफ हमें हम तक वो खाना नहीं आने दे रहे या पैसा नहीं आने दे, वो रीजन है। दूसरा है ये अवेयरनेस जो है हमें स्टेब्लिश करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा आप गरीब इसलिए है कि आपका जो हिस्सा है वहां पे है वो दे नहीं पा रहे, कोई तो खा रहा है आपका हिस्सा। एक तो टाटा बिरला अंबानी खा रहे हैं या फिर कोई और बड़े लोग खा रहे हैं, जो आपका हिस्सा आपके तक आना चाहिए वो आपका हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है। और जो भी है बाबा साहब बोलते हैं मांगने से भीख भी नहीं मिलती, अधिकार कैसे मिलेंगे? मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, अधिकार कैसे मिलेंगे? अधिकार तो छीन के लेना पड़ता है और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ने के लिए हमें लोगों को अवेयरनेस लाना पड़ता है कि आपकी गरीबी का कारण ये नहीं है आप पढ़े लिखे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी तो है ही कारण, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से अवेयरनेस नहीं है। तो उनको ये बताना चाहिए कि ये अवेयरनेस लाने के लिए भी ये बहुत सारी हमारा जो संगठन है प्रोग्राम आगे जाके लगाने वाला है। हर जो इंसान है उसको हम जगाना चाहते हैं, ये उसका भी एक रीजन है। ये दूसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए बाध्य करना चाहिए सरकार को कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, हर एक को घर दो, हर एक को खाना दो, हर एक को एजुकेशन दो, हर एक को हेल्थ के लिए फैसिलिटी, गवर्नमेंट अस्पताल जो है उसको फैसिलिटी दो। ये हम उसके लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए इसके फाइट करने के लिए लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत सारे विषय थे, कम समय था क्योंकि ये हाल का जो हमें समय मिला है 3 घंटे का, और 3 घंटे में इतने घन, इतने इम्पोर्टेंट हमारे समाज के जो है हर दिन के जो सवाल है, उससे जो समस्या है, समस्या से जुड़े वाले जो प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम के ऊपर हमें परिषद रखी थी। घोड़ेसवार जी ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेशन पॉलिसी पे बात की है। शरद निंबाळकर सर ने और विवेक घाटी सर ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये हंगर इंडेक्स के बारे में बात की है। उसका मैं धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। IISS के द्वारा मैं तो ये सोच रहा था कि इस कार्यक्रम को यहाँ तक न रखा जाए, बल्कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सेमिनार भारत के अलग अलग राज्यों में इंटेलेक्चुअल्स लोगों के अंदर किए जाने चाहिए। और जो 3 बर्निंग इश्यूज आपने लिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इस मौके पर हमारे भारत मुक्ति मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप लोगों के द्वारा
एलिट क्लास के द्वारा जिन इश्यूज को लेकर आप जो जानकारी जो संशोधन कर रहे हैं, हम लोग मैदान में इन इश्यूज को लेकर लड़ेंगे, क्योंकि ये केवल चर्चा करने का मामला नहीं है, ये भारत का सत्यानाश करने का मामला है। ये चर्चा होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए? नेशनल मीडिया में होना चाहिए। मगर नेशनल मीडिया में कौन सी चर्चा हो रही है? क्या नेशनल मीडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार प्रोपगेट कर रही है, क्या वो देश हित के लिए है क्या? तो जो राष्ट्रीय मीडिया है, ये राष्ट्रीय मीडिया देश हित के लिए चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोकतांत्रिक ढांचा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ अभियान को समर्थन दे रहे हैं। यानी ये जो चर्चा सुनने से हमारा जो ओपिनियन बना, पहले तो ये ओपिनियन है कि बुद्धिजीवी वर्ग डर रहा है, मगर बुद्धिजीवी वर्ग नागपुर में भी डरेगा, ये तो सही बात नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग ऑल इंडिया में डर रहा है, मगर नागपुर में भी बुद्धिजीवी वर्ग डरेगा, ये बात सही नहीं है। तो आने वाले समय में इस पर हम प्लानिंग करेंगे, इस पर हम एजुटेशन करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये राष्ट्रद्रोही एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें राष्ट्र हित का क्या तत्व है? खास बात 2020 में इसका जो ड्राफ्ट किया गया, इसका जो थिंक टैंक वर्ग है, ये एकेडमिशियन वर्ग नहीं है। इसको आरएसएस की जो ऑफशूट विंग है, विद्या भारती, ये उनकी एक संस्था है, उन लोगों ने इसका ड्राफ्ट किया, इसको आगे किया। और भारत की डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर दोनों सदनों में ओपनली डिबेट डिस्कशन करके इसको मान्यता देना चाहिए था। दोनों सदनों में इसको डिबेट डिस्कशन करके मान्यता नहीं दिया गया है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी जगह पर एक नया कमीशन बनाया, नीति आयोग। नीति आयोग का जो हेड है 2014 में आए, नीति आयोग स्थापित हो गया, साल भर गुजर गया और 2016 में उसका जो हेड था उसने प्रेस मीट किया, ओपनली जाहिर। मगर इसकी खबरदारी ली गई कि यह जानकारी किसी भी रीजनल अखबार में या रीजनल भाषा में नहीं जाना चाहिए, इससे उद्रेक होगा, ओपनली बताया। 2016 में मिस्टर कांत ने यह ऐलान किया कि अब भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार देना, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उद्योग चलाना, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सरकारी स्कूल चलाना, सरकारी अस्पताल चलाना, रेल चलाना। भारत सरकार के नीति आयोग ने यह बयान दिया, इट्स मीन बीजेपी गवर्नमेंट ने, अर्थात भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि भारत सरकार अब जनता के हित में जो संविधान ने उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो काम करने के लिए कहा, जो उनके लिए बंधन कारक है, वो संविधान के निहित जो कार्य करना है वो कार्य नहीं करेंगे। फिर सवाल है, सरकार बनाने के लिए लोगों को वोट का अधिकार दिया, फिर इनको किस लिए चुनेंगे? भारत में मास मूवमेंट होना तय है, क्योंकि इतनी गुलामी 125 देशों में से 111 देशों में भारत का अव्वल नंबर आ रहा है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है कि भारत भुखमरी और गरीबी में अव्वल आ गया।
125। पिछले साल कितना था? 107। अब कितना आ गया? 111। और ये क्या करे? भारत विश्व का गुरु बन गया है। क्या ये शराब पीकर बात करते हैं क्या? ये नशेड़ी गंजड़ी है कि ये लोग? भारत कहा गया विश्व में 125 में 111, और ये बन गए भारत विश्व गुरु बन गया है। उधर गए बैंकॉक में बताने के लिए। अरे भारत के लोगों को तो बता रहे, विश्व को आर्य बनाएंगे बोले। हाँ, हमारे लोगों को अछूत बनाया, हमारे लोगों को शूद्र बनाया, हमारे महिलाओं का मानसिक शोषण करते गुलाम बनाया, जाति व्यवस्था का निर्माण किया, बनाया। 111 हो गया तो खबर आ गई 111। सोशल मीडिया में लोगों ने कैंपेनिंग लगाना शुरू कर दिया है। नालायक है, सरकार की नालायकी दिखाई देती है। तो भारत सरकार का मिनिस्टर ने प्रेस मीट लेकर कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम मान्यता नहीं देते। ये उन्होंने अपने मन से बनाया है, ये भारत की छवि खराब करने के लिए बनाया है। भारत अब कल ही विश्व गुरु बनने वाला था, अब ये खबर आने के कारण अब कुछ महीनों के बाद बनने वाला है। यानी क्या मानसिकता है? यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप जवाब क्या दे रहे हो? भारत सरकार को जवाब क्या देना चाहिए? उन्होंने समीक्षा करनी चाहिए। हर साल ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, अफ्रीकन देशों को पीछे छोड़ा। भारत के वो उसका अर्थ है, उसका जो पॉइंट मिला है, उसको जो रैंक मिला है अति गंभीर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कह रहा है? भारत की गरीबी और भूखमरी का केवल यह आंकड़ा नहीं है 125 से 111 पर आना, वो कह रहा है इनका रैंकिंग क्या है भारत का? अति गंभीर और चिंतनीय है, वो कह रहे। और भारत सरकार क्या कह रहा है? नहीं, भारत की छवि खराब करने के लिए ये ऐसा बनाया जा रहा है, ये दुष्ट लोग हैं। जब आप उनको दुष्ट कह रहे हो, इस बात को खारिज कर रहे हो, चलो मान लेते हैं आप विश्व गुरु हो, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपकी बातों को तो मानना पड़ेगा। आपके पास हिटलर के भी बड़े बड़े गुरु है, हम मान लेते हैं आपकी बात को, चलो। फिर अभी पिछले माह ये 5 राज्यों के चुनाव शुरू हुए, नरेंद्र मोदी भोपाल गए, भोपाल में स्पीच किया, सारे मीडिया ने एक ही हेडिंग छापा। भारत का मीडिया राष्ट्र प्रेमी मीडिया नहीं है, राष्ट्र के हित के खिलाफ वाली बातों को हाईलाइट करता है। एक ही हेडिंग कैसे संभव है? जैसे सारे अखबार एक ही जगह, 2 मिनट में खत्म, एक ही जगह बन रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा, क्या कहा? कि मेरी सरकार इस साल ही नहीं, आने वाले 5 साल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देगी। एक तरफ आप डिनाई कर रहे हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की बदनामी हुई है, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो। और स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं आने वाले 5 साल में अनाज और चावल मुफ्त में देने वाला हूं। ये तो एग्री करने का मामला हुआ कि भारत में भूखमरी और गरीबी है, प्रधानमंत्री ने स्वयं माना। हमारे लोगों ने पूछा नरेंद्र मोदी को, पीएमओ को, कि नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसका कोई पार्लियामेंट में ऑर्डर निकाला था क्या? उसको मान्यता मिली थी संसद की? क्या उसके लिए कुछ फंड का अलोकेशन किया था? उधर से जवाब आया ये सब फेकम फाक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं निकला है, इसके लिए कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। और उनके दूसरे साथी ने कहा वो तो जुमला है। तो ये भी एक जुमला है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। अगर आप 15 लाख रुपए देने वाले थे, ऐन वक्त पर आपने कहा जुमला है, तो भारत का सत्यानाश होने वाला है। और अगर भारत को बचना है, तो भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचना है, तो जनता को अब सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर बह रहा है। इसके अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भारत में क्रांति नहीं होती है। भारत में क्रांति इसीलिए नहीं होती क्योंकि एक वर्ग में गुलाम होता तो तुरंत आजाद होते, जैसे व्हाइट ब्लैक। भारत में 6,500 जातियों के टुकड़े में बटे हुए लोग हैं। इतने टुकड़े, उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करने का काम संविधान में शेड्यूल कास्ट 1703 जातियां,
शेड्यूल टाइप 800 कम्युनिटी और 4,500 लगभग ओबीसी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। इन लोगों को संविधान के द्वारा इकट्ठा करके अधिकार दिया। जब संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा, आने वाले समय में हमारे लोगों का भविष्य क्या होगा? तो कुत्ते बिल्ली की तरह जीने में कोई गर्व नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का वो कोटेशन मुझे याद आता है, और वो कोटेशन ये है कि आपको कोई गुलाम बना रहा है, ये उसका इंटरेस्ट है, मगर आप उसकी गुलामी को स्वीकार क्यों कर रहे हो? इसके लिए आप जिम्मेदार हो। गुलामी को अपनाना, गुलामी को मान्यता देना, इससे बड़ा कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। इसके खिलाफ हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ऑल इंडिया में इसका अभियान करेंगे। और जो प्रोटॉन विंग है टीचर्स और प्रोफेसर्स लोगों का, ये अगर, और IIIS भी, अभी प्रोफेसर्स लोगों का भी जॉब खतरे में है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो GR बनाया, इसके खिलाफ हम जल्द ही आंदोलन की घोषणा आज ही मैं करता हूं, और इसकी आंदोलन की कार्रवाई हम लोग करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी। आज का जो IISS का जो सेमिनार लेने का जो पर्पस था, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो अपने बहुजन समाज से रिलेटेड जो इश्यूज जो उठाए थे, जो टॉपिक जो दिखाए थे, उसके ऊपर आज जो भी वक्ताओं ने जो बातचीत रखी है, वो बातचीत सचमुच में अपने लिए आँख खोलने वाली है और वो मार्गदर्शक भी रहेंगे। मैं सबसे प्रथम डॉक्टर घाटे सर का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हंगर इंडेक्स के ऊपर में काफ़ी डाटा दिया, और किस तरीके से जो चाइल्ड एंड मदर, इनकी जो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है या मिलती नहीं है अपने इंडिया में, उसके बारे में जो कंसर्न रेस की है, उसके बारे में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव उस चीज़ को मानता हूँ। घोड़ेश्वर सर हमेशा ही उनका जो भी वक्तव्य रहता है या उनका जो टॉक रहता है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने जो बातें बताई है, वो सचमुच में अपनी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने जो बताया है कि जो किस तरीके से ब्राह्मणीकरण एजुकेशन का हो रहा है, ये सचमुच में अपने को देखने वाली बात है। आज अपने जो मुख्य अतिथि थे निंबाड़कर सर, उन्होंने भी जो ओजस्वी स्वरूप में जो भाषण दिया और बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो भी अपना जो विकास हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगाए और बताया कि क्या ये सचमुच में विकास है। ये भी अपने लिए एक काफ़ी ओजस्वी भाषण उनका सुनने मिला। डॉक्टर मुंदल सर, अनिरुद्ध मुंदल सर, इन्होंने जो अपने एक बहुत ही ओजस्वी रिसर्चर है, जिनका काफ़ी बड़ा रिसर्च पब्लिकेशन है, उनके वाले मैंने कामों की लिस्ट देखी तो सचमुच में मैं अवाक रह गया कि कितने बड़े टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे और विदेशों में उन्होंने काम किया है, पेटेंट मिले हैं, बड़े जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए। और आज उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। फ्यूल के बारे में भी काफ़ी अच्छा रिसर्च वो कर रहे हैं। सचमुच में ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। सुभाष सोमकर सर ने IISS का जो ये हुआ है फाउंडेशन हुआ है, वो किस लिए हुआ है, इसका डिटेल अच्छा दिया है। गोखले सर ने भी हंगर इंडेक्स के ऊपर में काफ़ी अच्छा बोला है। खराज सर ने जो अपने नए आंदोलन की दिशा IISS से और नया एक्शन प्लान बताया कि किस तरीके से अपने को आगे जाना चाहिए, इनके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। वासनिक मैडम, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा संचालन किया, उनका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। और बाकी सभी वक्ताओं से इनका भी आभार प्रदर्शन करके मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।